नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द डाई ट्राई या जिसको हम कहेंगे पॉली एसिडिक बेस या पॉली बेसिक एसिड, ये क्या होता है जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर हम देख रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर पॉली एसिडिक, इसको प्रोटिक भी कह सकते हैं हम, एसिड मतलब प्रोटॉन रहेगा ना, पॉली एसिडिक बेस या पॉलीप्रोटिक हम कहेंगे इसको। ओके, या हम कहेंगे पॉली बेसिक एसिड, सॉरी यहां OH रहेगा, हाइड्रोक्सी रहेगा OH। ये मतलब बेस का एसिडिटी देखते हैं और एसिड का बेसिसिटी देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं HCl, तो HCl इज अ एसिड बट इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, मतलब एसिड को बेसिसिटी से डिफाइन करते हैं। मतलब कैसे, अगर ये एक H प्लस देगा तो एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा ना, बराबर है कि नहीं है। अगर इसने एक H प्लस दिया तो कितने बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। वैसे अगर मैं लिखता हूं H2SO4 तो क्या कहेंगे इसको आप, डाइबेसिक एसिड। मैं फॉस्फोरिक एसिड लेता हूं H3PO4, ट्राइबेसिक एसिड। तो ये एसिड के एग्जांपल हो गए। वैसे बेस के होते हैं, अगर मैं लिखता हूं NaOH तो आप क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस, क्योंकि ये बेस है, इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, इसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। समझा आपको। वैसे अगर मैं लिखता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप क्या कहेंगे इसको, डाई एसिडिक बेस। समझा। तो एसिड की बेसिसिटी बताते हैं और बेस की एसिडिटी, इसको पॉली एसिडिक या पॉली बेसिक भी कहते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे हमने सिंपल सा एक HA का इक्विलिब्रियम देखा, लेकिन अब हम ऐसा एसिड देखते हैं जिसमें दो प्रोटॉन हैं, जिसको जनरल इक्वेशन में आप लिखेंगे H2X फॉर एग्जांपल। अगर मैंने H2X लिया एसिड और इसका इक्विलिब्रियम बनाया, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, H प्लस निकलता है और HX माइनस। समझा आपको। तो इसको आप H3O प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो H प्लस लॉस होगा वो वाटर के साथ जाएगा ना, हाइड्रोनियम आयन जो एक्चुअल कंसेप्ट है। ओके, स्टेप 1, उसके बाद क्या होगा, ये अभी एक H बाकी है इसके पास, इसका डिसोसिएशन होगा, HX माइनस गिव्स H प्लस एंड X2 माइनस, बराबर है कि नहीं है, दो माइनस आएंगे ना, दो H प्लस लॉस किया ना उसने। यहां पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा उसको K1 बोलते हैं, यहां जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा उसको K2 बोलते हैं। समझा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों K1 K2 का प्रोडक्ट होता है, मतलब आपको टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो K1 इंटू K2 इस तरह से निकाला जाता है। अगर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम जितने बढ़ते जाएंगे, K1 K2 K3 अगर ज्यादा है, पॉली है, तो उतने आपको यहां पर लेना पड़ेंगे। समझा आपको। अरे समझा क्या, सेम बेस के लिए भी वही एप्लीकेबल रहेगा। समझा। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H2SO4। अगर आपने लिया H2SO4 तो इक्विलिब्रियम कैसे तैयार होगा, बोलिए, HSO4 माइनस एंड H प्लस, इसको आप बोलेंगे K1, राइट। फिर HSO4 माइनस गिव्स H प्लस एंड SO4 2 माइनस, ये क्या रहेगा, K2। मतलब दोनों को फाइंड करना पड़ता है। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा लोअर K1 लोअर है ना, इसको लोअर बोलते हैं, और K2 हाइयर। तो जितना लोअर कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसका डिसोसिएशन वैल्यू उतना ज्यादा रहता है, मतलब उतने ज्यादा H प्लस आयन मिलते हैं, मोर एसिडिक। लोअर द डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, हाइयर विल बी द एसिडिक। समझा आपको। मतलब ये दोनों में ज्यादा H प्लस आयन अपने को कहां मिलने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में। क्यों सेकेंड स्टेप में क्यों नहीं मिलेंगे, बिकॉज नाउ इट इज एन आयन, अब ये एक आयन बन गया है। तो पहला प्रोटॉन निकालना आसान है, दूसरा प्रोटॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है, हाईली अट्रैक्टेड। समझा आपको। सेम बेस के अंदर भी वैसे ही होता है, फर्स्ट OH माइनस लॉस करना इजी है, सेकेंड वाला डिफिकल्ट। समझा आपको। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल में है, K1 K2
K3। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ते जाएंगी, है लोअर ये, लेकिन इसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, हाई। क्यों, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर जो ऊपर आएगा उसकी वैल्यू ज्यादा है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेंगी, ज्यादा। समझा। नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे, अब यहां पर डिसोसिएशन लेस होगा, मतलब H प्लस आयन अपने को लेस मिलेंगे, जब लेस मिलेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, लो। ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू कम है तो Ka की वैल्यू क्या आएंगी, कम। समझा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हायर की तरफ, K का वैल्यू कम होते जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम। और अपने को टोटल निकालना है तो इस तरह से निकालना पड़ता है, K टोटल, टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझा। कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। तो इसमें ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक पूरा एक बड़ा कंसेप्ट है ये, लेकिन यहां पर उसका स्मॉल डिस्कशन आया। वैसे हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, कहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी के अंदर और अमाइंस में बेसिसिटी के अंदर। ठीक है, चलिए